हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सब डिस्कस करने वाले हैं, वो है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कोई भी एंड टर्म एग्जाम हो, बीए में, बीबीए में, एमबीए में, तो हमें हमेशा एमकॉम में, बीकॉम में हमें हमेशा अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल पे क्वेश्चन आया तो मेथड्स पूछे जाएंगे, और वो चाहे ट्रेडिशनल मेथड में से कोई मेथड हमसे पूछा जाए या हमें मॉडर्न मेथड में से कोई मेथड बताना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ाया है, जिसमें हमने प्रोसेस डिस्कस किया है, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, इंपॉर्टेंस डिस्कस किया, और हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन सी एरर्स हैं। मैंने स्पेशली वीडियो बना के डाला है एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में, तो जिसमें हमने सारी जो एरर कमिट कर सकते हैं असेसर और इवैल्यूएटर परफॉर्मेंस को किसी इंडिविजुअल की अप्रेज करते टाइम, वो सारी डिटेल में डिस्कस किए। आप वो सब पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो वीडियोस अवेलेबल हैं। बट आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली है डिस्कस करने के लिए मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, और ये जो दोनों मेथड्स हैं इनका नाम है, एक मेथड को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है मॉडर्न मेथड। तो ये वाला जो वीडियो है स्पेशली इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। मैं मॉडर्न मेथड्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाकर डालूंगी आप सबके लिए, जिसमें हम सब वो मेथड्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स से। अब ट्रेडिशनल मेथड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक तो सबसे पहली बात यह कि ट्रेडिशनल अप्रोच है। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑलरेडी बनाए गए हैं और उनसे हमें जो एक्चुअल इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना है और उसको रैंक कर देना है या उसको इवैल्यूएट कर देना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच में नोट करेंगे वो ये है दैट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जो कि हमने जब प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट करती है और उसको एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर देती है कि भाई ये स्टैंडर्ड्स हैं और आपको इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। और लास्ट में जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम उस एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो सेम गोज इन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स पे मेजर होती है। दूसरा, इवैल्यूएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जिस एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन हो रहा है सिर्फ उसी की परफॉर्मेंस पे हम बात करते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको एक और बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर है या जो असेसर है जो आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहा है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। दैट मीन्स वो जो भी इवैल्यूएशन कर रहा है, जो भी असेसमेंट आपकी परफॉर्मेंस का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कर रहा है वो फाइनल हो जाता है। तो जो इवैल्यूएटर या असेसर है उसको इस मेथड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और बहुत ज्यादा उसकी अप्रेजल को वेटेज दी जाती है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो एरर भी है। जैसे मैंने आपको एरर्स में पढ़ाया था कि अगर सपोज जो इवैल्यूएटर है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए तो वो जो गलत कर देगा, लेकिन आपने ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो की है तो आपको उसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल को फाइनल करना है, या उसको इम्प्रेशन मैनेजमेंट में जो है उसके माइंड में आपका बहुत अच्छा इम्प्रेशन है या खराब इम्प्रेशन है तो अकॉर्डिंगली रैंक कर दिया, या उसको स्टीरियोटाइपिंग या हालो इफेक्ट की प्रॉब्लम है जो मैंने एरर्स वाले वीडियो में डिस्कस की थी। आप वहां जाके देख सकते हैं कि क्या होता है ऐसे में। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसके अंदर 10 मेथड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे इस वीडियो में एंड उनको समझेंगे कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है एसे अप्रेजल। ये नंबर 1 मेथड है ट्रेडिशनल
मेथड्स में। अब इसमें क्या होता है कि जो भी अप्रेजर है जो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है, वो आपका बॉस हो सकता है, कोई और एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, आपका एचआर मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको ये ड्यूटी मिली है कि आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करे। तो वो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में एक पूरा एसे लिखेगा। अब ये जो एसे है ये डिस्क्राइब करेगा आपकी परफॉर्मेंस को और उस परफॉर्मेंस पे आपका जो इवैल्यूएटर है उसके सजेशंस को। सो डिस्क्रिप्शन टू बी फैक्चुअल एंड कॉन्क्रीट। अब जो भी उसने ऐसे में लिखा है आपके बारे में वो एक तो फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, उसके पास मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख रहा है। तो जो भी वो नैरेटिव दे रहा है वहां पर वो फैक्ट्स पे होना चाहिए, तो फैक्चुअल होना चाहिए और कॉन्क्रीट होना चाहिए। तो बहुत ही जो है उसको क्रिस्प आपका जो है वो ऐसे आपके बारे में ऐसे लिखना है। अब इस मेथड में प्रॉब्लम है, दो चीजें हैं जिनमें दिक्कत होती है। पहली चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ अप्रेजल डिपेंड्स अपॉन द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द इवैल्यूएटर रादर देन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि somebody is good in writing, somebody is having excellent writing skills, somebody is not having। तो अगर मेरा अप्रेजल जो मेरा इवैल्यूएटर कर रहा है उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो मे बी मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत मीडियोकर भी होगी, बट उसकी राइटिंग स्किल्स इतनी बढ़िया, उसने इतनी ब्यूटीफुल वोकैबुलरी यूज करी है, इतना अच्छा मेरे जो है वो तरीके से ऐसे में मेरा परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब किया है, तो मे बी मेरा अप्रेजल अच्छा हो जाए। अब किसी की राइटिंग स्किल्स खराब है, उसको आता ही नहीं है लिखना, ऐसा हो सकता है ना कि आप मेरे बॉस हो लेकिन आप राइटिंग में अच्छे नहीं हो, राइटिंग स्किल्स आपके पास नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी है बट राइटिंग स्किल्स नहीं है। तो आप अगर ऐसे मेथड अडॉप्ट कर लोगे तो आप मेरे बारे में जो भी लिखोगे वो दूसरे को समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास राइटिंग स्किल्स नहीं है, आप जो वोकैबुलरी यूज करना चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉब्लम है कि मेरी परफॉर्मेंस से ज्यादा मेरा अप्रेजल डिपेंड कर रहा है कि उसको लिखा कैसे गया है, राइटिंग एबिलिटी कैसी लिखने वाले की। दूसरी चीज, किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स का जो अप्रेजल है एसे बेस्ड, उनको आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसे एम्प्लॉय ए के बारे में सपोज एक पेज में कंप्लीट कर दिया उनके इवैल्यूएटर ने, बहुत ब्यूटीफुल इंग्लिश लिख दी, एम्प्लॉय बी को जो जिसने परफॉर्मेंस अप्रेज किया है उसने उनके बारे में 6 पेज का ऐसे लिख दिया है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और उनकी इंग्लिश जो है वो जो राइटिंग एबिलिटी है वो दूसरे इवैल्यूएटर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप किसी भी दो ऐसे अप्रेजल्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलेगा, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है और वोकैबुलरी अलग तरीके से यूज हो सकती है, ऐसे की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती है ऐसे अप्रेजल में। आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसे अप्रेजल कैसा होता है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये है क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल। जैसे कि नाम बता रहा है ना, क्रिटिकल इंसिडेंट। तो इसमें क्या करना होता है, जो भी आपका सुपरवाइजर है, जो भी आपके बारे में अप्रेजल लिख रहा है, वो जितने भी क्रिटिकल इवेंट्स हुए हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, उन सारे क्रिटिकल इवेंट्स का रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उस किसी क्रिटिकल इवेंट में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कैसे बिहेवियर किया। तो वो पूरा, सपोज आप 1 साल के लिए आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, तो उस 1 साल में जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जॉब से रिलेटेड क्रिटिकल इवेंट्स हुए, उनमें क्या क्या उनका पूरा रिटन रिकॉर्ड, आपने उनमें कैसे बिहेवियर किया, किस तरीके से उनको टैकल किया, कोई प्रॉब्लम्स हुई तो उनको कैसे रिजॉल्व किया, तो वो एक रिटन रिकॉर्ड रखता है। अब जो रेटिंग है आपकी किसी भी एम्प्लॉय की, वो डिपेंड करती है कितनी बार नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर आपने शो किया है उन क्रिटिकल इवेंट्स में। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया फायर, कोई सडन ब्रेकडाउन हो गया मशीनरी का या कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, तो आपका जो बिहेवियर था एज एन एम्प्लॉय एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर क्रिटिकल इवेंट और इंसिडेंट, वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, आप घबरा गए,
आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया और इवन अपने साथ साथ दूसरे लोगों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, या आप वहां से आपने सोचा कि मैं बच के भागूं, या मुझे क्या लेना देना, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की मशीन है, इसका मुझसे क्या मतलब, टूट गई तो टूट गई, ब्रेक डाउन हो गया तो ब्रेक डाउन हो गया, या आग लग गई तो भाई मुझे नहीं मतलब, मैं तो जा रहा। तो आपका बिहेवियर कैसा था, ये आपका सुपरवाइजर हर क्रिटिकल इवेंट में उसका एक रिटन रिकॉर्ड बनाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिया एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, ये मैंने एक पैरामीटर लिया, इस पे हम एक एम्प्लॉय को जज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ कुछ इवेंट्स दिखाए हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया 16 अक्टूबर 2019 को एक एम्प्लॉय रितु के बारे में हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में अप्रेजल उसका कर रहे हैं। तो रितु स्टेड आफ्टर आवर्स टू हेल्प पवन फिनिश अ प्रोजेक्ट। तो रितु जो है वो अपने ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में रुकी टू हेल्प पवन इन फिनिशिंग हिज प्रोजेक्ट। तो उसका काम खत्म हो गया लेकिन वो ऑफिस में रुक रही है अपने कोवर्कर हेल्प करने के लिए, उसका प्रोजेक्ट फिनिश कराने के लिए। तो ये पॉजिटिव बिहेवियर, ये सुपरवाइजर ने नोट डाउन कर लिया, अपना रिकॉर्ड बना लिया। उसके बाद 19 दिसंबर 2019 को देखिए क्या हुआ। जब सारा स्टाफ ऑफिस का बीमार था, व्हेन सेवरल ऑफिस स्टाफ वर इल, रितु ने रीऑर्गेनाइज किया सारा काम सो दैट कि जो ऑफिस में जितनी भी डेडलाइन है उनको मीट किया जा सके। वो रुकी ऑफिस में, उसने बाकी लोगों का काम भी ऑर्गेनाइज किया सो दैट ऑफिस कैन मीट ऑल दी वर्क, ऑल दी डेडलाइंस ऑफ दी वर्क, और अपना जो भी काम है वो टाइम से कंप्लीट कर सके। तो ये अगेन एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। अब नेक्स्ट हमने लिया 21 फरवरी 28 फरवरी, पूरे वीक का हमने यहाँ पे रितु का नोट किया कि रितु ने बहुत सारे नए एम्प्लॉयज को जिनको रिक्रूट किया था उनको असिस्ट किया, उनको हेल्प किया टू सेटल इन एंड बिकम फैमिलियर विद द वर्क टास्क एज वेल एज कंप्लीटिंग हर ओन वर्क टास्क। अपने काम तो कंप्लीट किए रितु ने, साथ में जितने भी न्यू रिक्रूटमेंट्स हुए थे, जितने भी न्यू एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया था, उन सबको ओरिएंट किया, उन सबका इंडक्शन किया, उनकी हेल्प की कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में सेटल हो जाए, वहां के जो रूल्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनसे फैमिलियर हो जाए। तो ये अगेन एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसने पूरे हफ्ते किया। तो ये क्या है कि जो भी सुपरवाइजर उसके अप्रेजल कर रहा है थ्रू क्रिटिकल इंसिडेंट, हम क्रिटिकल इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, उसने ये सारा जो है वो पॉजिटिव उसका नोट करके रखा, अपने पास एक रिटन रिकॉर्ड बनाया। अब यहीं पे पैरेलली एक और उसने नोट किया है 12 मार्च 2019 में कि रितु ने बोला कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे स्मिता जो उसकी कोवर्कर है उसके साथ काम नहीं करना। रितु asked to not be assigned to work on a particular project with स्मिता for personal reasons। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा, रितु ने बोला कि मुझे मेरी जो कोवर्कर हैं इनके साथ प्लीज इस प्रोजेक्ट पे मुझे ना दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव बिहेवियर शो हो रहा है। तो उसने, क्योंकि आपने किसी के साथ काम करने के लिए मना कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया बट आपने कहा कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना, और क्या रीजन है, मेरा पर्सनल रीजन है। तो यहाँ पर जो है एक नेगेटिविटी शो हुई है। तो उन्होंने, जो सुपरवाइजर है उसने ये भी नोट करके अपने पास रख लिया है। ठीक है, तो एक साइड में उसने पॉजिटिव बिहेवियर्स नोट किए, एक साइड में उसने नेगेटिव बिहेवियर नोट किए रितु के। तो ऐसे करके हम पूरे टेन्योर में जितनी बार भी किसी क्रिटिकल इवेंट पे उस एम्प्लॉय ने पॉजिटिव बिहेवियर दिया, जितनी बार उसने एक नेगेटिव बिहेवियर दिया, हम पूरा अपने पास एक रिटन रिकॉर्ड बनाते जाते हैं और उस रिटन रिकॉर्ड के बेसिस पे हम एम्प्लॉय की रेटिंग कर देते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ही और शी हैव शोन द नेगेटिव बिहेवियर एंड हाउ मेनी टाइम्स शोन द पॉजिटिव बिहेवियर। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैंने एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर दिया। कोई और क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी। देन थर्ड मेथड पे हम जाते हैं, ये बड़ा इजी है। देखिए यहाँ पे लिखा है चेकलिस्ट अप्रेजल। अब चेकलिस्ट हम सबको बताया कि कैसे बनाते हैं, यस नो है ना, ऐसे करके चेकलिस्ट बना देते हैं। घर का सामान भी लाना होता है तो वो देखते हैं क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, तो यस नो हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी चेकलिस्ट
अप्रेजर है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब एक इवैल्यूएटर है वो करेगा। अब मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल अप्रोच की प्रॉब्लम है कि सिंगल इवैल्यूएटर जैसे यहाँ पे कर रहा है ना, तो वो जिस पे यस कर देगा या जो क्रिटिकल इंसिडेंट में उसने कर दिया या जैसे ऐसे लिख दिया वैसे अप्रेजल मान लिया जाता है। तो इवैल्यूएटर को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब चेकलिस्ट में क्या करता है, अप्रेजर चेक्स ऑफ बिहेवियर दैट अप्लाई टू द एम्प्लॉय। देखिए यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश किया आपको। ये यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड्स पे जो है इसको इवैल्यूएट किया है एम्प्लॉय को। अब जैसे ट्रेड्स हमने बताया कि पहला हमने ले लिया इनिशिएटिव, दूसरा ले लिया क्वालिटी ऑफ वर्क। अब इनिशिएटिव में हमने लिखा डज द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंटली नीड गाइडेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। उसको क्या बार बार समझाना पड़ता है? या तो यस हम टिक कर देंगे, नहीं तो हम नो टिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो है इसका एक चेकलिस्ट में यस नो यहाँ पे मैंने आगे दिखा दिए हैं, इनको टिक कर देंगे। दूसरा हमने उससे पूछा इज द इंडिविजुअल एबल टू डिटरमाइन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू फॉलो विदाउट हैविंग टू बी टोल्ड। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि बिना किसी की गाइडेंस के उसको पता होता है कि हमको उसको कौन सा एक्शन लेना चाहिए। यस, तो चलो हमने यस पे टिक कर दिया। इज द इंडिविजुअल अ लीडर या फॉलोअर, उसको खुद ही वो लीडर बन जाता है या फॉलोअर। तो हमने सपोज हमें लगा कि नहीं लीडर नहीं है, उसको बताना पड़ता है, तो चलो नो कर दिया इसको। फिर इज द इंडिविजुअल अ फॉलोअर, अब लीडर नहीं है तो फॉलोअर तो होगा भैया, तो यहाँ यस कर दिया। डज द इंडिविजुअल एक्सेप्ट वर्क विलिंगली, उसको कोई काम दो तो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है या हर बार कहता है मुझे क्यों दे दिया, मना करता है पहले? तो नहीं जी, अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, चलो अच्छी बात है, तो यहाँ यस कर दिया। अब क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी है, क्या इसका काम जो इंडिविजुअल का है ये एरर फ्री होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? हाँ जी, एरर फ्री होता है, बढ़िया एम्प्लॉय है, गलती नहीं करता। डज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क हैव टू बी रीडन, या बहुत सारा काम होता है जो उससे दोबारा करने के लिए देना पड़ता है, गलतियां होती है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता, तो चलो इसे नो कर दिया। तो इसका काम क्या टाइम पे कंप्लीट हो जाता है? हाँ जी, टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। डज द इंडिविजुअल वर्क हैबिट फ्रीक्वेंटली डिसरप्ट द फ्लो ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इसमें हमने बताया कि इसमें हम पूछ रहे हैं कि क्या इसकी वर्क हैबिट्स ऐसी हैं जो फ्लो ऑफ वर्क को जो है वो डिसरप्ट करती है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है इसकी बहुत पुअर है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि काम अच्छा कर रहा है, हम ऊपर से यस 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 करते आ रहे हैं। तो ऐसे करके हर पैरामीटर पे आपने यस नो एक आप सेलेक्ट करेंगे, या तो आप यस बोलेंगे या तो आप नो बोलेंगे, ठीक है। तो आपने एक चेकलिस्ट आपको जो मिली है, आपने जिसमें जो भी ट्रेड्स उसके आपको असेस करने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में, उसके अकॉर्डिंगली आपने उस चेकलिस्ट पे उसकी रेटिंग कर दी, और रेटिंग करने के बाद उसको अपनी चेकलिस्ट को आपने सबमिट कर दिया। तो ये है जी चेकलिस्ट अप्रेजल, बड़ा इजी होता है ये। अब नंबर 4 मेथड जो आ गया ट्रेडिशनल का, ये है एडजेक्टिव रेटिंग स्केल अप्रेजल। एडजेक्टिव रेटिंग स्केल अप्रेजल में क्या होता है कि हम बहुत सारे जॉब रिलेटेड फैक्टर्स ले लेते हैं और उस पे एम्प्लॉय की नॉलेज को जज करते हैं कि इस पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में एम्प्लॉय को कितनी नॉलेज है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक जॉब रिलेटेड फैक्टर लिया, कीप द करंट रेगुलेशन, क्या जितनी भी करंट पॉलिसी और रेगुलेशन चल रही है उसके बारे में उसको एम्प्लॉय की जो नॉलेज का लेवल है वो कितना है। तो हमने नंबर 1 पे यहाँ लिखा कंप्लीटली अनअवेयर, मतलब उसे कुछ नहीं पता, और नंबर 5 पे हमने लिखा उसको सब कुछ पता है। अब नंबर 2 पे हो सकता है कि स्लाइटली अनअवेयर, थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता। यहाँ पे आ सकता है कि अनअवेयर है, उसको कुछ नहीं, मतलब उसको नहीं पता है। यहाँ पे आ सकता है स्लाइटली इन्फॉर्म, थोड़ा बहुत। और 5वें नंबर पे हमने लिखा सब कुछ पता है। तो ऐसे करके हम एक एक जॉब रिलेटेड फैक्टर पे, अब एम्प्लॉय अगर उसे कुछ नहीं पता तो उसको नंबर 1 मिल जाएगा, हम यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उसको सब कुछ पता है तो हम यहाँ पे उसको 5 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके जॉब रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है उस पे आपका एम्प्लॉय कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप अकॉर्डिंगली सारे उस पे उसको मार्किंग करते जाते हैं, उसकी रेटिंग करते जाते हैं और अप्रेजल कर देते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव रेटिंग स्केल अप्रेजल। तो जी 4 मेथड हमने कर लिए, 6 बचे हैं, चलिए फटाफट कवर करते हैं। फोर्स चॉइस अप्रेजल। अब फोर्स चॉइस में यहाँ पे क्या है, देखो नाम बता रहा है फोर्स्ड चॉइस, यानी कि जो अप्रेजर है उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम नहीं मिल रहा है अपने हिसाब से अप्रेजल करने का। इसका मतलब appraiser choose from sets of statements which appear to be equally favorable, the statement which best describes the employee। अब यहाँ पे क्या है कि आपने पहले ही उसको सारे स्टेटमेंट्स लिख के दिए appraiser को कि इनमें से जो बेस्ट
सूटेबल हो एम्प्लॉय के लिए, जो उससे क्लोजली मैच कर रहा हो, बस उस पे आप टिक कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि आपने जितने भी स्टेटमेंट्स लिख के दिए हैं उनमें से कोई भी एम्प्लॉय से मैच नहीं कर रहा हो, या इवेल्युएटर को लगता है कि नहीं ये ना 80% क्लोज है, 70% क्लोज है, बट 100% तो मैच नहीं कर रहा एम्प्लॉय से ये सेंटेंस। सपोज हमने लिखा ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको लग रहा है नहीं ऑलवेज तो नहीं होता, 80% कह देता है कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ, आप जब भी कॉल करेंगे, तो ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं है कि आप ये कह सके कि नहीं जी ये तो 70% मैच करता है, 30% नहीं करता, तो मैं अपनी स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा। नो आपको जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं हर पैरामीटर में, आपको जो भी बेस्ट सूटेबल उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से लगती है, आप बस उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस मेथड की प्रॉब्लम भी है, लेकिन इस मेथड में ये अच्छाई भी है कि क्योंकि अप्रेजर जो है वो खुद बायस्ड हो सकता है, तो यहाँ पे उसको चांस नहीं मिल रहा बायस होने का ना, वो अपने अपने हिसाब से, जैसे एसे में अपने हिसाब से कुछ भी लिखो, तो ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उन्हीं में से आपको चूज करना है। तो ये लिमिटेशन भी है और ये जो है एडवांटेज भी है, दोनों चीजें हैं इस मेथड में। देन 6 नंबर में आता है आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब नाम कह रहा है कि ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, तो कॉन्फिडेंशियल ही होगी। अब ये करेगा कौन, इसको लिखेगा कौन, इसको लिखेगा एम्प्लॉइज इमीडिएट सुपीरियर, जो एम्प्लॉय का इमीडिएट बॉस होगा, जिसको एम्प्लॉय रिपोर्ट करता है, वो बनाएगा इस रिपोर्ट को। अब इस रिपोर्ट में वो लिखेगा क्या क्या, इस रिपोर्ट में वो लिखेगा एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसने उस पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या अचीवमेंट्स मिले उसको, कहाँ कहाँ पे वो फेल हुआ, उसकी कैसी पर्सनालिटी है, कैसा बिहेवियर है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। तो ये सारी चीजें उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जो एम्प्लॉय का इमीडिएट सुपीरियर है वो लिखेगा। अब इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली बात, अब हर इस रिपोर्ट में आपका जो मेन फोकस है वो इवैल्यूएशन पे है। एम्प्लॉय को आप इवैल्यूएट करो, यहाँ तुम अच्छे हो, यहाँ तुम खराब हो, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये तुम्हारी अचीवमेंट है, फेलियर। एंड उसको जो है उसके डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं जितना उसके इवैल्यूएशन पे। ठीक है, दूसरी बात, ये क्योंकि रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, हम पहले ही कह चुके हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, तो ये आप कभी भी एम्प्लॉय को आपने उसकी वीकनेसेस जज तो करी कि अच्छा इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उस एम्प्लॉय के साथ वो चीजें शेयर नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट शेयरिंग दोज थिंग्स विद द एम्प्लॉय। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एंड उसको ना ही आप ये बता रहे हो कि क्या क्या और अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल जिनसे वो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं, अपने फेलियर्स को विनिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आप उसको कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो, आप तो सीधा सीधा अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपने बनाई, उसके बारे में उसको इवैल्यूएट किया और उसको एक लिफाफे में डाला, बंद करा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, और सबमिट कर दिया। आपने एम्प्लॉय को नहीं बताया कि भाई तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इस मेथड की कि एम्प्लॉय को खुद नहीं पता होता कि उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उसका जो इमीडिएट सुपीरियर है, सुपरवाइजर है, वो क्या लिखने वाला है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। अब सीधा सीधा जैसे नाम बता रहा है स्ट्रेट रैंकिंग, यहाँ पे क्या है, सारे एम्प्लॉयज को जो इवैल्यूएटर है वो स्ट्रेट रैंक कर देता है। जैसे कोई सपोज आप पूरे एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो है वो अप्रेजल कर रहे हैं स्ट्रेट रैंकिंग मेथड में, और आपके पास जो है वो 4 अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है वहां पर जो कि सेम प्रोफाइल में काम करते हैं, लाइक आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, वहां पे आप अप्रेजल कर रहे हैं स्ट्रेट रैंकिंग मेथड पे, और आपके पास वहां पे 15 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो कि सेम जॉब करते हैं और सेम यूनिट में करते हैं। तो सेम जॉब करते हैं तो सबका काम तो एक सा है, यूनिट भी सेम है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रेट रैंकिंग हम कर देंगे और बता देंगे कि इन 15 में से जो कि सेम काम करते हैं ये बेस्ट है और ये पुअर है। 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक आप रैंकिंग दे देंगे। नंबर 1 ये वाला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, नंबर 2 ये है, नंबर 15 ये है। तो आपके हिसाब से बड़ा सिंपल है, आपने कर दिया। अच्छा, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है वो नंबर 1 हो गया, उससे कम वाला नंबर 2 हो गया, जो सबसे बेकार काम करता है, जो कभी कुछ मार्केटिंग नहीं कर पाता है, जिसकी कोई टारगेट्स अचीव नहीं होते, उसको बातें समझ में नहीं आती, उसको समझ में नहीं आता कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको जो है हमने नंबर 15 रैंक कर दिया। तो सिंपल है बिल्कुल। तो ये
ये बहुत टाइम सेविंग होता है, बट इसमें एक और प्रॉब्लम है जो यहाँ मैंने लिखी, ये तो बता रहा है आपको कि ओके ये नंबर 1 है और ये नंबर 15 है, तो मतलब नंबर 1 इज बेटर देन नंबर 15 और नंबर 2 इज ऑल्सो बेटर देन नंबर 15 एंड नंबर 1 इज बेटर देन नंबर 2। ये तो हमें पता लग गया कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से बेटर है, बट वो कितना बेटर है? हो सकता है सिर्फ 5% बढ़िया हो, या हो सकता है 50% बढ़िया हो भाई। ये हमें ये स्ट्रेट रैंकिंग मेथड नहीं बताता। आपने सिंपल रैंक कर दिया, ही इज नंबर 1, ही इज नंबर 3, तो ओके नंबर 3 वाले से नंबर 1 वाला बढ़िया है, बट कितना बढ़िया है ये मेथड नहीं बताता। ये इस मेथड की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन। अब ये बहुत बढ़िया मेथड है। देखिए इसमें हम कैसे कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड टू एवरी अदर। ये मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 4 एम्प्लॉय लिए, ए बी सी डी। ए को आपने बी के साथ कंपेयर किया, ए को आपने सी के साथ कंपेयर किया, ए को आपने डी के साथ कंपेयर किया। दैट मीन्स हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपैरिजन होगा अलग अलग पेयर में, और हम उस कंपैरिजन को करने के बाद ये बता देंगे कि ओके ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर एंड ए इज बेटर देन सी ऑल्सो, बट डी इज बेटर देन ए। तो हर 2 लोगों को आपस में आप कंपेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन दोनों में से ये बेटर है। फिर अगले 2 को कंपेयर किया, इन दोनों में से ये बेटर है। ऐसे ऐसे करके आप जो है वो पेयर रैंकिंग, पेयर कंपैरिजन करते हैं और फाइनल रैंकिंग जो है वो आप दे देते हैं कि कौन सा वाला ज्यादा बार दूसरे लोगों से बेटर निकल, वो ऑटोमेटिकली नंबर 1 बन जाएगा। सपोज ए बी से भी बेटर है, सी से भी बेटर है, डी से भी बेटर है, तो ए अगर बाकी सबसे बेटर है तो ए को कौन सी रैंक मिलेगी? 1। तो ऐसे अब बाकी 3 बचे बी सी डी। तो देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल में दिखाया है, ये देखिए यहाँ मैंने 5 एम्प्लॉइज लिए, ए बी सी डी ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर ये देखिए ए, ऐसे यहाँ पे बी सी डी और ई। ठीक है, हमने 5 एम्प्लॉइज ले लिए। ऐसे इस साइड भी मैंने यहाँ पे 5 कॉलम बना दिए इनके, इन्हीं एम्प्लॉइज के। अब हम यहाँ पे इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे देखिए ए लिखा है, तो ए तो ये है ही, तो ए का ए के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इसलिए ये कॉलम मैंने वाइट छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कॉलम ब्लैंक है। अब ए को हमने बी से कंपेयर किया और जिसमें हमें यहाँ पता लगा ए इज बेटर देन बी। टिक जो आ रहा है, टिक का मतलब है ये ए जो है ए इज बेटर देन बी, एंड यहाँ पे आ गया ए इज ऑल्सो बेटर देन सी, सी से भी बेटर है और बी से भी बेटर है। लेकिन जब हमने डी से ए को कंपेयर किया तो नो, ये डी से बेटर नहीं है और ये ई से भी बेटर नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि 5 एम्प्लॉइज में ए जो है वो 2 लोगों से बेटर है और 2 से बेटर नहीं है। तो ए की ऑटोमेटिकली रैंक क्या हो गई? 3 हो गई ना, 2 से बेटर है और 2 से बेटर नहीं है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। अब एम्प्लॉय बी पे जाते हैं। बी को हम कंपेयर करेंगे पहले ए से, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमें पता लग गया था ए बेटर है, तो यहाँ पे डैश हो गया, ये बेटर नहीं है इससे। बी का बी से कोई कंपैरिजन नहीं होगा, तो ये कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया। अब हमने इसे जब सी से कंपेयर किया तो हमें पता लगा ये सी से भी बेटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉस हो गया। और डी और ई का केस तो अलग ही हो गया, क्योंकि जब ए जो है वो डी और ई से बेटर नहीं था, बी से बेटर था, तो ऑटोमेटिकली सी और डी से भी बी जो है वो पीछे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये ना डी से बेटर है ना ई से बेटर है। तो अब यहाँ पे हमने देखा बाकी चारों एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, ए सी डी एफ, ए सी डी ई, इन चारों से ये बेटर नहीं है। इसका मतलब इसको कौन सी रैंक मिलने वाली है? इन चारों के बाद वाली, वो कौन सी होगी? लास्ट रैंक। कितने एम्प्लॉइज हैं? 5, तो कौन सी रैंक मिली? 5। अब सी का हमें यहाँ पता लग गया था, जो एम्प्लॉय सी है वो, यहाँ देखिए मैंने बी वाले कॉलम में यहाँ क्रॉस किया था, यानी बी सी से बेटर नहीं था, इसका मतलब सी बी से बेटर था, तो यहाँ पे राइट लग गया। ए से बेटर नहीं था, ये हमें ऊपर ही पता लग गया था, सी इज नॉट बेटर देन ए, क्योंकि ए बेटर था, ए को हमने टिक किया यहाँ पे। तो ऐसे कंपेयर करते गए, अब देखा कि ना ये डी से बेटर है ना ई से बेटर है, तो यहाँ पे इसको रैंक 4 मिल गई कि सिर्फ एक जने से बेटर है, बाकी 3 से बेटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ई का केस समझते हैं। ई को हमने ऊपर देख लिया था, यहाँ पे ई में जब हमने ए को ई के साथ कंपेयर किया था तो ये देखा था हमने कि ए इज नॉट बेटर देन ई। तो जब ई को ए से कंपेयर हम कर रहे हैं तो हमें पता लग गया ई बढ़िया है ए से।
ए से बढ़िया है तो ऑटोमेटिकली बी तो बिल्कुल सबसे ही बेकार था, तो बी से बढ़िया है ही। सी से भी बढ़िया है ही, जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता लग गया कि सी से भी बढ़िया है ई। अब डी से जब कंपेयर किया इसे यहाँ पे तो पता चला कि ये डी से भी बढ़िया है, और अपने आप से तो इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो जितने और एम्प्लॉइज हैं उन सब में ई सबसे बढ़िया है, ए से भी बढ़िया है, बी से भी बढ़िया है, सी से भी बढ़िया है, डी से भी बढ़िया है। तो सबसे जब बढ़िया है तो कौन सी रैंक मिलेगी इसे? नंबर 1। ये नंबर 1 पे चला जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है सारे एम्प्लॉयज को पेयर्ड कंपैरिजन कर लेते हैं और उनको फिर फाइनल रैंकिंग कर देते हैं ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स द इंडिविजुअल इज प्रेफर्ड मेंबर इन अ पेयर। तो यहाँ पे ई को हमने हर इंडिविजुअल से प्रेफर किया, ए से भी प्रेफर किया, बी से भी किया, सी से भी किया, डी से भी किया, तो ये नंबर 1 पे चला गया। आई होप पेयर कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। हर इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर एक फाइनल रैंकिंग बना देते हैं। देन 9th मेथड, टोटल 10 मेथड्स मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल में, 9th पे आ जाते हैं। अब 9th मेथड जो है वो है ग्रुप अप्रेजल मेथड। जब ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है इसका मतलब ग्रुप में होने वाला है अप्रेजल। अब ग्रुप में अप्रेजल कैसे होगा? ग्रुप ऑफ इवैल्यूएटर्स असेस करेंगे एम्प्लॉइज को। तो एक इवैल्यूएटर नहीं है, बहुत सारे इवैल्यूएटर्स हैं। अब वो बहुत सारे इवैल्यूएटर्स कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले जो इमीडिएट बॉस होगा उसका वो होगा, जो अभी तक देखिए याद है वो ऐसे लिख रहा था, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना रहा था, तो एक तो वही हो गया। दूसरा, अदर सुपरवाइजर्स हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉइज गट, और दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस जिनके साथ ये इंडिविजुअल को कोई ना कोई काम पड़ता है या वो कभी किसी ना किसी ग्रुप में और टीम में इनके साथ भी काम करता है, तो वो लोग उसे जानते हैं कि ये कैसा काम करता है, वो हो सकते हैं। प्लस उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है एक अप्रेजर, और कोई पर्सनल एक्सपर्ट हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट का कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो ये है क्योंकि जब इतने सारे लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं तो पर्सनल बायस होने का चांस कम है, जो कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में था या एसए में था या क्रिटिकल इंसिडेंट में था, तो ये स्ट्रेट रैंकिंग में था, भाई मुझे तो ये अच्छा लगता है और ये बेकार लगता है तो मैंने इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया। तो जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं असेसिंग करने में तो पर्सनल बायस जो है वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि सब इवैल्यूएट करेंगे तो हम नहीं कह सकते कि मुझे पसंद है पसंद नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है इस मेथड की, क्योंकि इतने सारे जब हमारे ग्रुप ऑफ इवैल्यूएटर्स असेस कर रहे हैं तो ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सब बैठेंगे, सब अपने अपने पैरामीटर्स पे उनको इवैल्यूएट करेंगे, तो बहुत टाइम लगता है इस मेथड में। बट ये इसमें पर्सनल बायसेस नहीं होती, जो कि सारे और जो आप ट्रेडिशनल मेथड्स देखो उनमें एक प्रॉब्लम रही है अभी तक भी कि पर्सनल बायस हो सकती है। तो ग्रुप अप्रेजल में ये नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट मेथड पे आ जाते हैं, फील्ड रिव्यू मेथड। अब फील्ड रिव्यू मेथड में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है ये इंटरव्यू करता है लाइन सुपरवाइजर्स का उनके सबऑर्डिनेट्स के बारे में। मतलब एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आएंगे और आपके बॉस से आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे। तो आप क्या पूछने वाले हैं वो, उसके लिए मैंने बताया द इंटरव्यूअर्स प्रिपेयर इन एडवांस द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। पहले से ही एडवांस में क्वेश्चंस का सेट जो उन्हें पूछना है वो बना के लाते हैं और वो उन सुपरवाइजर से पूछते हैं। जैसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? गिव ओपिनियन अबाउट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर सबऑर्डिनेट, tell about the work progress of that particular individual, share his strength and weaknesses with us। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पहले ही बना के लाए हुए हैं और आपके बारे में आपके बॉस से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इस मेथड का एक बेनिफिट क्या है कि पर्सनल बायस ऑफ सुपरवाइजर इज रिड्यूस्ड हियर आल्सो। जैसे मैंने आपको बताया फील्ड अप्रेजल में रिड्यूस हो, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप अप्रेजल में रिड्यूस हो गई, तो वैसे ही फील्ड रिव्यू मेथड में भी ये रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा एचआर ऑफिस इन्वॉल्व है, एचआर डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं। तो अगर वो अपनी कोई बायस्ड ओपिनियन दे रहा है आपका सुपरवाइजर, तो वो उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हैं तो इसका प्रूफ दीजिए, हमें एविडेंस दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। तो
तो इसलिए थोड़ा सा जो पर्सनल बायसेस होती हैं किसी आपके इमीडिएट सुपरवाइजर की, वो यहाँ पर कम हो जाती हैं। तो और क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर ये 10 के 10 मेथड्स जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, एंड आई होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल रिप्लाई, एंड मैं जो है उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने के लिए आपको जो है वहां रिप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर हमने जब ये 10 ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े, तो इसमें एक दिक्कत है जो हमें समझ में आई, वो ये थी कि जो जजमेंट रोल ऑफ सुपरवाइजर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनल मेथड्स में बहुत ज्यादा वेटेज है। तो मतलब सारा परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका जो अप्रेजर है उसके माइंडसेट पे, उसके जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि वो आपके बारे में किस तरीके से अप्रेजल देने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो अपलोड करेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में, और मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे उसमें। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक, और प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। और यहाँ पे हम बहुत